बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने थर्ड पीरियड के एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स है उनके हम रिएक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन वही टॉपिक सेम टॉपिक अब कंटिन्यू है और हमने फास्फोरस के ऑक्साइड तक रिएक्शन पढ़े थे। अब फास्फोरस के बाद अगला एलिमेंट जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट एलिमेंट, वो सिलिकॉन है। लेकिन सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है इट इज मोर स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से उसके सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन आपकी बुक में गिवन नहीं है। वैसे वो भी रिएक्शन कर लेता है, जैसे वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो उसके नतीजे में सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो ऑलमोस्ट वो भी रिएक्शन करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि उनकी एक जॉइंट स्ट्रक्चर होती है, ह्यूज स्ट्रक्चर होती है, तो इसी वजह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जो है वो आपकी, और वो स्टेबल भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से रिएक्शन जो है वो आपकी बुक में शामिल नहीं है। फिर उसके बाद फास्फोरस आता है, तो फास्फोरस की रिएक्शन जो है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा दी। फास्फोरस के बाद अगला एलिमेंट आता है सल्फर, जिसका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 6A से है। और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं वो दो ऑक्साइड्स होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने लिखा है SOX। अब X की जगह 2 भी आ सकता है और X की जगह 3 भी आ सकता है। अगर यहाँ पर इनकेस आता है 2, तो इसको फिर कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और अगर X की जगह आता है 3 तो फिर इसको कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो वैसे तो सल्फर के ऑक्साइड और भी है, लेकिन ये दो ऑक्साइड मोस्टली स्टेबल है, सल्फर डाइऑक्साइड और इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब डाइऑक्साइड में आप देखें, इन दोनों में बुनियादी फर्क इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, जबकि ट्राइऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो +6 होती है। एक चीज और नोट कर ले कि सल्फर डाइऑक्साइड में, जैसे आप लोग जानते हैं कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन 6 इलेक्ट्रॉन में अगर सल्फर का एटम 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर ले और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज ना करे, तो इससे फिर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर सल्फर जो है वो अपने J इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर ले, ऑक्सीजन के साथ 3 डबल बॉन्ड बना ले, तो इससे फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब इनके रिएक्शन में क्या फर्क है? तो नंबर 1 तो ये कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो देन इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में फर्क ये होता है कि इसका फार्मूला है H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 है, सल्फ्यूरिक एसिड में +6 होती है। तो जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इट विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, तो इसी तरह जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक। अब सल्फर डाइऑक्साइड की एसिडिक प्रॉपर्टी को हम मुख्तलिफ रिएक्शन से प्रूव करेंगे। नंबर 1 आप ये देख रहे हैं कि जब इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। साल्ट और वाटर तब बनते हैं जब एसिड बेस का रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बेस है, लिहाजा सल्फर डाइऑक्साइड एसिड, और यही रिएक्शन ये हमें शो करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड अगर बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, सो सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक, ये एसिडिक है। नीचे रिएक्शन में आप देखें कि जब ये सॉल्ट सोडियम सल्फाइड बनता है,
इसका फिर वाटर और मजीद सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो सल्फर सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉल्ट बन जाता है जो एंड प्रोडक्ट होता है। इसी तरह आप नीचे भी देखें, ये कैल्शियम ऑक्साइड विच इज मेटल ऑक्साइड, ये क्या है? मेटल का ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है। जब ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन विल टेक प्लेस एंड देन दिस न्यूट्रलाइजेशन विल गिव कैल्शियम सल्फाइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा। तो ऊपर का रिएक्शन और ये नीचे वाला रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन ये बताते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक गैस होती है और वैसे भी जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तब भी ये एसिड प्रोड्यूस करता है। तो ये तमाम प्रॉपर्टी ये शो कर रही है, ये तमाम रिएक्शन हमें ये बताते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद अब देखें नेक्स्ट, अब बारी है सल्फर ट्राइऑक्साइड की, विच इज आल्सो एसिडिक। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये कि जब इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। लेकिन एक चीज का आप जहन में ख्याल करें कि ये मेथड हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करते क्योंकि दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन वायलेंट होता है, एक्सोथर्मिक होता है और इसी तरह उस ज्यादा हीट की वजह से या वायलेंट रिएक्शन होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट बम्प अप होकर ऊपर आते हैं जिससे एक फोग सी बन जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की और कभी कभार ये फोग इतनी तेजी से बाहर आ जाती है कि जो भी ये रिएक्शन कर रहा है उसको नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। तो आमतौर पर ये रिएक्शन जो है ये हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करते क्योंकि एक तो ये वायलेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड की फोग इसमें बनती है तो ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक रिएक्शन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मसला होता है, लिहाजा ये रिएक्शन हम कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करते। सल्फ्यूरिक एसिड हम बनाते हैं लेकिन वाटर और सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन से नहीं, उसका फिर अलग मेथड है जिसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। तो उस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान, वो भी आप लोग जानते हैं ये बेस है, ये एसिड है, सोडियम सल्फेट और वाटर बनेंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल लेना हो तो इसके फिर आप 2 मोल लेंगे तो फिर इसके नतीजे में न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, सोल्यूशन न्यूट्रल बनेगा। अदरवाइज अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा जो कि एसिडिक सॉल्ट कहलाता है, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो इसके लिए अगर आप, क्योंकि यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक हाइड्रोक्सिल रिलीज करता है, लिहाजा इसके 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए तो उसके लिए आप इसके 2 मोल लेंगे, तब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में सोडियम सल्फेट बनेगा। लेकिन अगर आप इनके 1-1 मोल रेशो लेते हैं तो फिर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा जो कि एसिडिक साल्ट होता है क्योंकि उसके अंदर फिर हाइड्रोजन के एटम भी होते हैं। तो जब आप इसका 1 मोल और इसके 2 मोल आप लेंगे तो फिर साल्ट कौन सा बनेगा? न्यूट्रल, इसका सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। इसी तरह आप देखें कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट बनता है। अब कैल्शियम सल्फेट जो है ना, आप लोग जैसे ये जानते हैं कि ये सॉल्ट है, ये बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड इज बेस क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है, लिहाजा सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक गैस होती है। जब दोनों का रिएक्शन हो जाता है तो ये आपस में न्यूट्रलाइजेशन करके सॉल्ट बना लेते हैं। तो यहाँ से आप देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड itself will also react directly with base to form sulfate। डायरेक्ट बेस के साथ बेस का रिएक्शन होता है और इसका जो एसिड है उसके साथ ये एसिड भी बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और ये डायरेक्ट भी बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। तो it will react with calcium oxide to form calcium sulfate। This is just like the reaction with sulfur dioxide। जैसे वो सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन आपने पढ़ा।
लेकिन फ़र्क सिर्फ इसमें ये है कि उसमें सल्फाइड बनता है, कैल्शियम सल्फाइड, और इसमें डायरेक्ट कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। अगले हमारे पास सल्फर के बाद जो इस पीरियड के एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास राइट की तरफ आता है, सेकंड लास्ट एलिमेंट, ऑर्गन से पहले आता है थर्ड पीरियड का, वो क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है ना, उसके दो ऑक्साइड्स होते हैं जिसका फार्मूला Cl2OX। X क्या रिप्रेजेंट करता है? X की जगह 1 भी आता है। अगर X की जगह 1 आ जाए या सिर्फ ऑक्सीजन का एक एटम आ जाए तो उसको हम क्लोरीन 1 ऑक्साइड कहते हैं, और अगर X की जगह 7 आ जाता है तो इसको हम क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड कहते हैं। और दोनों में बुनियादी फर्क ऑक्सीडेशन स्टेट का है। क्लोरीन जैसे आप जानते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 7A से। तो अगर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर ले ऑक्सीजन के साथ और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तो फिर इससे क्लोरीन 1 ऑक्साइड बनता है, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। और इसी तरह अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में यूज कर ले तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +7 और इसको फिर क्लोरीन 7 ऑक्साइड कहते हैं। जो पहला ऑक्साइड है जिसमें ये जो सेकंड ऑक्साइड है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, इसको डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड या हम क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन है और हेप्टा का मतलब 7 है, तो 7 ऑक्साइड, 7 ऑक्सीजन, तो डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। और जो क्लोरीन 1 ऑक्साइड है ये वाला, इसमें क्लोरीन के 2 एटम है, तो डाइक्लोरीन मोनो ऑक्साइड, मोनो का मतलब 1 होता है, तो मोनो ऑक्साइड। तो बहरहाल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से इनको क्लोरीन 1 ऑक्साइड और इसी तरह क्लोरीन 7 ऑक्साइड भी कहते हैं। अब ये चीज आप नोट कर ले कि क्लोरीन 7 ऑक्साइड जो होता है ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लोरीन के है ही आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इससे तो ज्यादा ये आपस में यूज ही नहीं कर सकता बॉन्डिंग में। तो जब ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर ले तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये हाईएस्ट ऑक्साइड है, क्योंकि ये अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लेता है बॉन्डिंग में, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। इसमें अब आगे इसके रिएक्शन आते हैं। तो डाइक्लोरोहेप्टाऑक्साइड या क्लोरीन 7 ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो इससे परक्लोरिक एसिड बनता है। और परक्लोरिक एसिड के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक्वस मीडियम में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसी वजह से इसकी पीच जो है ना वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाती है, क्योंकि पीच वैल्यू कम होने से एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो जब क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है तो इससे बन जाता है परक्लोरिक एसिड, और परक्लोरिक एसिड ये एक्वस मीडियम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, लिहाजा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी 0 तक पहुंच जाती है। तो ये आपने थोड़ा सा इन रिएक्शंस को और इनके इन जनरल इंफॉर्मेशन को, ये सारी चीजों को याद रखना है, क्योंकि ये चीजें एमसीक्यू में भी आती है और इसी तरह रिएक्शन वगैरह जो है वो पेपर में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखिए कि जब आप परक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ करेंगे तो एसिड और बेस ये न्यूट्रलाइजेशन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट और वाटर। क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। सो परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में न्यूट्रलाइजेशन करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड में भी ये साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। जैसे हमारे पास क्लोरिक एसिड का साल्ट कौन सा होता है, क्लोरेट होता है, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये भी इसका साल्ट होता है, साथ वाटर बनता है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन ऑक्साइड यानी परक्लोरिक एसिड की बजाय डाइक्लोरो हेप्टाऑक्साइड या क्लोरीन 7 ऑक्साइड
इसको हम डायरेक्ट मिला लें सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ, तो ये भी साल्ट और वाटर बनाते हैं। सोडियम क्लोरेट बनेगा और साथ इसका सॉल्ट बन जाएगा। यानी ये डायरेक्ट भी रिएक्शन करता है बेस के साथ, और इस रिएक्शन के नतीजे में भी सॉल्ट और वाटर ये दो चीजें बनती है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला रिएक्शन और नीचे वाला रिएक्शन ये दोनों सेम। यानी अगर आप परक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे या क्लोरीन हेप्टॉक्साइड का रिएक्शन आप करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये दोनों आपको एक जैसे प्रोडक्ट देंगे। क्योंकि अगर आप क्लोरीन हेप्टॉक्साइड को भी वाटर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, तब भी ये वाटर के साथ फौरन रिएक्शन करके परक्लोरिक एसिड बना लेगा, और वही परक्लोरिक एसिड फिर इसके साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोरेट और वाटर बनाता है। तो इसी वजह से परक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन के प्रोडक्ट, और इसी तरह क्लोरीन मोनोऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सेम होते हैं। इसके बाद डाइक्लोरो वन ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड या क्लोरीन वन ऑक्साइड। वन ऑक्साइड तब बनता है जब क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयर कर लेता है। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिहाजा एक ऑक्सीजन का एटम 2 क्लोरीन के एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये तीनों एटम अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्लोरीन वन ऑक्साइड या डाइक्लोरो वन ऑक्साइड ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे एसिड बनता है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बनता है? हाइपोक्लोरस एसिड, विच इज हाईली अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है। अगर लाइट मौजूद हो ना तो फिर ये फौरन डीकम्पोज होकर HCl और एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन बना लेता है। लेकिन अगर लाइट मौजूद ना हो तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टेबल रहता है। तो पर इसको हम क्या कहते हैं? परक्लोरिक एसिड कहते हैं, और इसको हाइपोक्लोरस एसिड कहा जाता है। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क होता है। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। तो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। इसी तरह जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइपोक्लोरस एसिड का रिएक्शन हो जाए तो सोडियम हाइपोक्लोराइट ये सॉल्ट बनता है, साथ वाटर बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। या इसको भी आप सोडियम क्लोरेट लिख सकते हैं, लेकिन फिर आप ये वो भी क्लोरेट है लेकिन वो क्लोरेट 7 है, और इसी तरह ये सोडियम क्लोरेट ये भी है लेकिन ये क्लोरेट 1 है। तो उसको हम परक्लोरिक एसिड कहते हैं, उसका कॉमन नेम, और इसका सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है। ठीक है ना? ये सोडियम क्लोरेट ये भी बनता है, ये सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। लेकिन इसको आप सोडियम क्लोरेट 1, क्योंकि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें +7 होती है। तो सोडियम क्लोरेट 7 और सोडियम क्लोरेट 1 भी आप लिख सकते हैं, या इसको आप सोडियम क्लोरेट और इसको आप सोडियम हाइपोक्लोराइट लिखेंगे। तो ये बुनियादी तौर पर इन चीज़ों का जो फ़र्क करना होता है ना, ये आप लोग सीख लें। और ये इनके जो नाम होते हैं या नाम चेंज हो जाते हैं, तो ये नाम का चेंज होना इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है तो इसी तरह इनके नाम, इनकी ये सारी चीज़ें जो है वो भी साथ साथ चेंज हो जाती है। तो ये नाम, ये इसी तरह की चीज़ें जो है ये आप अपने जहन में याद रखेंगे। इसी तरह आप देखें, अगर हम क्लोरीन वन ऑक्साइड या डाइक्लोरो मोनोऑक्साइड का रिएक्शन डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर लें तो इसके नतीजे में सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर बनता है। यानी या तो ये कि इसका हम क्लोरीन मोनोऑक्साइड का या क्लोरीन मोनोऑक्साइड का एसिड और बेस का रिएक्शन कर ले, तो जो प्रोडक्ट हाइपोक्लोरस एसिड और इन दोनों से बनते हैं वही प्रोडक्ट क्लोरीन मोनोऑक्साइड या क्लोरीन वन ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से भी बनते हैं। क्योंकि अगर इसको आप क्लोरीन वन ऑक्साइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे या सॉल्यूशन ना भी हो तो ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, वो भी एसिड है। तो इसी वजह से ये दोनों एक जैसे प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं या एक जैसे प्रोडक्ट शो करते हैं। तो यहाँ तक तकरीबन जितने भी हमारे पास ऑक्साइड्स थे थर्ड पीरियड के एलिमेंट के,
तो उनके जो रिएक्शन थे वाटर के साथ या एसिड के साथ वो ख़त्म हो गए। अब इससे अनवर्ड या अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आएंगी। इन रिएक्शन को, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लें, इनको स्टडी कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि शायद हमें फिर इतना टाइम ना मिले कि हम ये सारी चीज़ें फिर दोबारा रिवाइज कर लें, क्योंकि हमने फिर आगे इससे आगे कोर्स कंप्लीट कराना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है और इनको डेली बेसिस पे आप लोग स्टडी कर लिया। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।